2011 में मुझे कैंसर हुआ था। बायोप्सी कराने के बाद क्योंकि मैंने सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन पे बायोप्सी कराई और सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन पे बायोप्सी कराने के बाद मैं क्योंकि सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन था तो मैंने कहा यार ये कैंसर होता क्यों है कैंसर पार्टी। आप सरप्राइज करेंगे कि कैंसर हमने अभी तक कोई ऐसा बुक नहीं है ये बता सके कि ओरिजिन ऑफ ट्यूमर चाहे वो कार्सिनोमा हो चाहे सार्कोमा क्यों है। मैंने बायोप्सी कराने के बाद मेरी रूटीन लखनऊ में ही आई वेट टू केजीएमसी मेरे तो मेरी डॉक्टर ठीक थे मैंने उनसे सब गीत बनवाया तो उनको किताब खरीदी देयर आफ्टर आई वेंट टू अनदर शॉप और वहां पे मैंने आयुर्वेद की फार्मेको किया आयुर्वेद की मेटीरियल देखा ये तो सारे होगा फिर मैंने सिस्टम और है होम्योपैथी कौन सा है मैंने कहीं किया उधर क्या खड़ा है। और उसके बाद मैं इसे डेढ़ घंटे तक काफी किताबें मेरी गाड़ी कार अंदर की और उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन पे आया मैंने कहा आया रेलवे स्टेशन पे देखते हैं चमत्कारी गड़ी गुड़ी वगैरह वगैरह देखते हैं इसको भी देखते हैं बुक स्टॉल पे। जैसे ये बुक स्टॉल पे पहुंचा तो सस्ता स्नेक मंडल का बुक स्टॉल था तो सामने किताब लगी थी आंसर और पूरी रात की थी मैंने कहा ये मेरी किताब है ना 8 रुपए की किताब थी 60 में लगभग और देखा तो उसके पहले पेज पे उसने लिखा था कि कैंसर जानने वाले के लिए न जानने वाले के आपके लिए एक आदमी के प्रोग्राम में कैंसर है ये एक लाइन अगर कहीं से भी दिया है तो उसके अंदर क्या होगा मैंने किताब लिया अब जिस भी शख्स ने लिखी थी वो डॉक्टर सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर के यूनिवर्सिटी के अपने ग्रुप के और उन्होंने अपना विगत इतिहास और विगत को लिखा तो उन्होंने ढेर सारे उन्होंने जिक्र किए। उन्होंने क्या किया उसने लिखा क्या कि वो पहले आदमी को बेसिक लेवल पे जीरो लेवल पे यानी हमारे वाइटलिटी के लिए जो एक ऐसा लेवल है उसके नीचे हम बीमार पड़ते हैं उस लेवल तक लाने के लिए सबसे पहला उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि ऐसे ऐसे करना है। पता ही उनको ज्यादा क्या था वो या थोड़ा कम लेकिन उन्होंने जो लिखा मैं बता सुना सवेरे 5 बजे गंगा जल मैं इसको आप नहीं करिए कभी डाटा को मैं लिख के दे दूंगा आप लोग उठा कर लीजिएगा मैं अपना नंबर दे दूंगा 5 बजे गंगा जल। अब इस पे जितने ज्ञान की क्या के खासकर बायो को क्या बता पाएंगे गंगा जल में क्या भी ऐसी अद्भुत है जो पीते हैं चलिए मैं बता देता हूँ हाँ सही बोल रहे हैं आप ये वायरस बैक्टीरियो बेस्ड इसी यानी बैक्टीरियो बेस्ड नहीं बाकी सारे वायरस और सरप्राइजिंगली देखिए क्या दूसरा क्या आप एक तरफ वो सारे वायरस रख दीजिए जो किसी चीज के बारे में आपको जानने के लिए चीचक स्मॉल पॉइंट और उसमें आप थोड़ा गंगा जल मिला ये पानी ऐसा है जो वायरस और थोड़ा सा गंगा जल मिला के और आप एयर टाइट कर दीजिए 5 मिनट के मिला के बाद महीने बाद आप फिर से टेस्ट कराएंगे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक है आप पाएंगे सारे वायरस गंगा जल के वायरस और गंगा जल में निश्चित तौर पे गंगा जल में जहाँ पे रोशनी निकलती है और उसके बाद जो जड़ी बूटियां आती हैं कहीं कहीं स्रोत है स्रोत जहाँ पर वायरस का खजाना छुपा हो। चलिए अब जब इस वायरस को फिर मेरी क्यूरियोसिटी मैंने एमएससी बॉटनी से किया है और बियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री मेरी उस समय भी ठीक थी आज भी ठीक है। तो अब जब मैंने कहा यार ये काम कैसे हम देखते हैं वायरस फिर मैं बॉटनी किताब खोली मैंने और वायरस के चैप्टर में आया वायरस के चैप्टर में बैक्टीरियोफेज का पूरा नाम आया कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सारे वायरस की एक ही प्रॉपर्टी वायरस इज नॉट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बट इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन
इसका मतलब क्या हुआ? ये कभी कभी नॉन लिविंग की तरह एक्टिविटी करता है, कभी कभी लिविंग की तरह करता है। व्हाट आर दोस फैक्टर्स? वो क्या फैक्टर है जिसमें ये लिविंग की तरह अपना शो करता है? जब इस वायरस को इसके अंदर से न्यूक्लिक एसिड बहुत ही, यानी दुनिया का सबसे छोटा न्यूक्लिक एसिड है, स्मॉलेस्ट पार्ट, उसके मतलब का कुछ मिलता है तो ये उसके उस चीजों को उनमें से खींचेगा और उतनी देर ये बहुत एक्टिव है और उसके बाद जैसे ही खींच करके वो भी निर्जीव होगा ये, और ये क्या करेगा? अपने आवश्यकता से ज्यादा करेगा डीएनए या जो भी तरीके का मॉलिक्यूल बना, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल बना, उसे दूसरा पार्ट बना देगा दोबारा। और भी बिना, यदि कोलाइडल स्टेट में आकर के एक्टिव स्टेट में आना और एक्टिव स्टेट से आके फिर कोलाइडल स्टेट में आना, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वायरस। चलिए अब इससे आगे आते हैं। डेवलपमेंट इसी वायरस से सबका हुआ। इसी वायरस के आगे जब चारों ओर एक कवरिंग बनी, प्रोटेक्शन के लिए, तो उससे फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, और तब ये वायरस जो है, तब ये वायरस न्यूक्लियस का रूप लेता है। फिर ना आज भी हमारे बॉडी में न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड होता है और उसको खाने के लिए क्या मिलना चाहिए? न्यूक्लिक एसिड। हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस है, उसे खाने के लिए क्या चाहिए? उसका न्यूट्रिएंट क्या है? ओनली न्यूक्लिक एसिड, नथिंग एल्स। और ऐसा पैटर्न में है, आपको पता होगा साइटोलॉजी में कि हमारी साइटोलॉजी में हमारे सेल के चारों ओर एक कवरिंग होती है प्लाज्मास्माटा। उस प्लाज्मास्माटा में फैट मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल, फैट इस शेप में रहता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल बीच में घुसा रहता है। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी मोटाई थिकनेस 600 एंगस्ट्रॉम होती है। कभी किसी ने एड्स के किसी परीक्षण में आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो जो एड्स का जो पैरामीटर है, एड्स चेक करता है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चेक करता है, दो चीज चेक करता है, बॉडी में वायरल लोड और आपके, इसे सीडी बोलते हैं, काउंट है ना, सीडी। तो जो ये सीडी है, सीडी क्या 600 एंगस्ट्रॉम से कम है? अगर कम है तो उनको कहते हैं कि इसको एड्स क्या इसका मतलब कि ये 600 एंगस्ट्रॉम एक पैरामीटर है हमारे इम्यूनिटी का। अगर ये पतला हो गया तो हमारे इम्यूनिटी हमारी कम हो जाए। 600 एंगस्ट्रॉम इज अ मेजरिंग यूनिट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है, फिजिक्स वाले बताएंगे पद्धति, हमारे करेक्ट पढ़िए। तो ये बहुत मेजरिंग यूनिट होती है। अब इसमें जो इधर फैट का मॉलिक्यूल है और इधर हमारा प्रोटीन का मॉलिक्यूल। इन केस अगर कोई बैक्टीरिया वायरस गलती से घुस गया, फैट की तरफ से घुसेगा क्योंकि फैट उसको पसंद नहीं, प्रोटीन की तरफ से घुसेगा क्योंकि प्रोटीन पसंद है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल अचानक क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसको कंसंट्रेट कर देते हैं और इधर से कोशिश करके उस मॉलिक्यूल को, बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को वो फैट की ओर ठेल देते हैं। और हम सबको मालूम है कि अगर रसगुल्ला बन रहा है, इमरती तली जा रही है और एक मक्खी पड़ गई उसमें, तल गई, वो सालों साल खराब नहीं होती है, उठा कर फेंक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैट का ये कर क्यों? फैट में ऑक्सीजन नहीं होता और लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला शर्त ये है उसे ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर उसने हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल ने उसको खींच करके अंदर कर दिया, इससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लौटेगा, मर जाएगा, पड़ा रहेगा, डिके भी नहीं हो सकता क्योंकि डिके के लिए डिकेइंग बैक्टीरिया का होना जरूरी है और डिकेइंग बैक्टीरिया भी नहीं पहुंचेगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसीलिए घी तेल में जो भरा हुआ चीज है, मक्खी का ईंडा, वो कभी सड़ते नहीं। और शायद यही वजह है कि हम जो पूरी बना के 3-3 दिन 4-4 दिन खा सकते हैं। तली हुई चीजें जो ठीक से प्रॉपरली तली हुई है खा सकते हैं, बट इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। कि जब वो नहीं खराब हो रहा है, पूरी नहीं खराब हो रही है, हम जो बॉडी में खाएंगे तो उसे फिर प्राइमरी लेवल पे टूट के आना पड़ेगा, तभी तो डाइजेस्ट कर पाएंगे। चलिए वायरस और उसके बाद की बातें आ गई तो सेल के बारे में। तो अब इस सेल में जो न्यूक्लियस है उसका डाइट क्या है?
व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? कैसे जाता है? पेरिफेरी से एक छोटा सा पैसेज होता है और उस पैसेज का कनेक्शन सीधे न्यूक्लियस से होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रेटिकुलम बोला जाता है इसलिए रेटिकुलेट टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक होता है, ये प्लाज्मा से एंडो अंदर की ओर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटी छोटी बूंदें होती है, वो होती है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इसके माध्यम से वो न्यूक्लिक एसिड एक से दूसरे से ट्रांसफर होते हैं डिफ्यूजन की कंडीशन से आते हुए हमारे न्यूक्लियस में आ जाता है। हमारे न्यूक्लियस को न शुगर चाहिए, न फैट चाहिए, न प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन देखिए, सारा ये जो न्यूक्लिक एसिड है प्रोटीन है, लेकिन उस वे में नहीं जिस वे में हम खाते हैं। ये प्रोसेस रहता है, कहाँ होता है? अगेन जल्दी पर हम कुछ भी खाते हैं बेसिक तौर पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट खाते हैं, तो ये बॉडी में जाने के बाद आमाशय इसे तोड़ता है, फिर लीवर तक इसके सीरम आते हैं, और फिर वो इसको फैट है तो इसको फैट से यूनिट पे भेजेगा, लिपिड सेल्स में भेजेगा। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसको तोड़ करके ग्लूकोज भेजेगा, गन्ना चूसा तो सुक्रोज भेजेगा, और जब सुक्रोज में आप प्रोटीन खाएंगे तो अमाइनो एसिड के यूनिट पे भेजेगा, और देन हम इसे डाइजेस्ट करते हैं। हम सीधे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और यही एक कारण है कि अगर आप दूध पीते हैं तो आसानी से पच जाता है, जिसका पेट खराब ना हो, यानी कोई इन्फेक्शन ना हो, उससे पेट दूध आसानी से पच जाता है। और जिसका पेट कहीं भी गड़बड़ है तो दूध पीने के बाद उसे या तो दूध नुकसान होता है या फिर गैस बनती है, ऐसा होता है। चलिए, अब दूध के बाद हमने दाल खाया, अरहर की दाल, मूंग की दाल, राजमा, ये थोड़ा हैवी प्रोटीन, उसको फूड के आने में टाइम लगता है, फिर उसका डाइजेशन होता है। इससे ऊपर का कंसंट्रेट भी, हम पनीर खाया, अंडे खा लिए, ये और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है, तो ये भी। लेकिन जब व्हाट हैपेंस है कि अगर आप जो है भैंसे का गोश्त खाते, क्या होगा? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में उसको तोड़ करके बेसिक लेवल लाने में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितने एक भैंस ने चारा खाया, और चारा खा करके उस मसल्स को बनाने में जितना एंजाइम लगा है, जितना मेहनत किया, वो उतना लगा। क्यों कहा गया कि शाकाहार है? और सनातन धर्म में कहा गया है कि हमारी 3 पद्धतियां हैं, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, और सबसे ऊपर राजसी भोजन। राजसी भोजन में 2-3 कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो सोना, चांदी और तांबे से उन्हें राजसी भोजन है। चलिए, तो अब यहाँ तक जब भैंसे का गोश्त यहाँ तक आ रहा है, और हमारा अगर माइन्यूट लेवल पे आप कुछ खाते हैं, क्योंकि भूख हड़ताल में बैठे हुए व्यक्ति को हम तो ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाएगा। साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट की वजह से कि उसको पचाने के लिए हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा एंजाइम, एक्स्ट्रा इत्यादि नहीं करना। तो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्लीमेंट क्या चाहिए ना। अब एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि जिसको शायद आप हर आदमी, हम में से हर आदमी इस चीज से गुजरा है, और लेकिन उससे कुछ सीखा नहीं। माँ के गर्भ में हम रहते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या हमारा मुंह चलता है? नाभि से जाता है, नाभि से सीधे वो डिओडिनम पहुंचता है, और डिओडिनम आनवर्ड हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें उसका पाचन होता है। कितना रिक्वायर्ड है। इन केस अगर कोई महिला अपने प्रेगनेंसी के दौरान इस तरीके की चीजें खाती है, उसके न्यूट्रिएंट कम है, तो डेफिशिएंसी का असर बच्चे पे भी पड़ेगा। इन केस अगर कोई महिला अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ड्रिंक करती है, शराब पीती है, या किसी तरीके का सेडेटिव आइटम खाती है, उसका असर पड़ेगा। मेरे पास एक केस आया, एक बच्चा 4-5 साल का था, मेंटली इनसेन। माँ बाप उठाकर वहां बैठा देते थे। अब किसी से सुनते हुए मेरे पास, दिल्ली के रहने वाले थे, तो आए मेरे पास, तो 2 बच्चे थे। पहला बच्चा इस तरीके का था, दूसरा बच्चा भी पूरी तरीके से नॉर्मल है,
मेरे पास आए और मैंने अब महिला को देखा तो महिला को फैशन से कुछ ज़्यादा ही ओतप्रोत थी। पतिदेव भी ठीक ठाक स्मार्ट थे आपकी तरह। मेरे कहने से नहीं खुद मेरे कहने से नहीं खुद किसी और महिलाएं बैठी वो कहेंगी ना या तो बहुत स्मार्ट है उसकी ज़्यादा। अब मेरे साथ में बच्चा आया तो मैंने उनसे प्रश्न किया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि डॉक्टर की तरफ आता। मैंने कहा कि मैडम ये सीजेरियन हुआ है या नॉर्मल? ये प्रश्न मेरा क्यों हुआ मैं बताऊँगा। उन्होंने कहा कि सीजेरियन। हमने कहा जब उनका ऑपरेशन जब ये सीजेरियन हुआ था तो उसके पहले कुछ आपको दिक्कत हुई थी? उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा क्या? उन्होंने ओवरडेट क्या सर? उन्होंने ओवरडेट एक बच्चे का ब्रेन डेवलप होना, बच्चे का ब्रेन डेवलप होना उस एज में तो डेवलप हो गया। डिलीवरी के टाइम पे आपने ऐसा सेडेटिव दे दिया, ऐसा एनेस्थीसिया दे दिया आपने, वो उसी को मूर्छित हो गया। बाद में पैदा होने के बाद तब से आज तक उसका प्रभाव नहीं हो सकता। अब क्या आपके पास चारा है कि अब उस डेड सेल को कैसे हम अब आप में से कोई बताइए कि मैंने उन्हें क्या सजेस्ट किया डॉक्टर के छोड़। चलिए मैं बता देता हूँ। मैंने कहा कि बहन जी आपको लगातार कम से कम 1.5 साल तक या 18 महीने तक आपको सर्टेन प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और अभी वो बच्चे को पौष्टिक खिलाने के चक्कर में कुछ भी खिला देते थे। मैगी मांगता था, मैगी देख के बोलता था, मैगी खिला देते। हमने कहा कि आपको 1.5 साल तक आपको जो मैं कहूँगा करेंगी तो बच्चा धीरे धीरे नॉर्मलिटी में आ जाए। व्हाट आई होप एक तीसरा पेपर है। मैंने कहा सवेरे इसे उठ के आप पपीते के पत्ते का रस देंगी 30 ml, एक सप्ताह पूरा पीसेंगी और 30 ml ठीक रस देंगी। कड़वा लगेगा इसको, नहीं किएगा प्यार करिएगा, काफी पपीते के रस पत्ते के रस पीने के बाद हो सकता है वो मीटिंग करने दीजिएगा। कहीं का गले में उंगली डाल देगा, आप डाल दीजिएगा और जब उल्टी खत्म हो जाए फिर थोड़ा सा 15 ml फिर रस दीजिए। मैं बताऊंगा, पूछिएगा। पपीते के पत्ते के रस के बाद मैंने कहा कि 45 मिनट के बाद दुग्धी इसे बोलते हैं, आप कम से कम इतना ले लीजिएगा। गुनगुने पानी में नमक डाल के इसको सफाई से धो लीजिएगा और सिलबट्टे पे पीसिएगा और सिलबट्टे पे पीस के उसे चम्मच से पिलाइएगा। इसके 45 मिनट का टाइम हम जब लिक्विड डाइट लेते हैं, जब लिक्विड डाइट लेते हैं तो लिक्विड डाइट में अपेक्षाकृत जल्दी बन जाता है और सॉलिड डाइट में टाइम लगता है। इसके 45 मिनट बाद व्हीट रस जूस, ज्वारों का रस, ज्वारे कैसे उगाएं ये मैंने बता दिया। ज्वारे उखाड़ के कैसे उससे आप वो बनाएं ये भी मैंने उन्हें बता दिया। व्हीट रस जूस। इसके 45 मिनट बाद हमने कहा कि थोड़ा सा ब्राह्मी बड़ी इजीली आप भी ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्राह्मी लीजिएगा, आप लोग को पता होता है कि ब्राह्मी दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लांट है जो गर्भस्थानी प्लांट है, पता है? तो ये ब्राह्मी आवला के नाम सुना, ब्राह्मी से बना होता है और दिमाग को ताकत देता है। और घृत कुमारी नाम सुना, घृत कुमारी यानी एलोवेरा, इसमें ब्राह्मी के कंपोजिशन मिलाया जाता है। तो इसमें ब्राह्मी का जब कंपोनेंट मिला दिया जाता है तो उसमें जानते हैं ब्राह्मी कितना भाग होता है और घृत कुमारी कितना भाग होता है। घृत कुमारी ठंडा करता है, दिमाग को बर्फ नहीं छोड़ देता। किसी को स्ट्रोक माइग्रेन की शिकायत है थोड़ा सा
तुम्हारी ले भी काट दी, तुम्हारी तो एलोवेरा से काट के आप यहाँ पर रखिए और नॉर्मल आदमी पे ठीक आ जाएगी, सर्दी हो जाएगी, ठंडा हो। चलिए, तो ब्राह्मी को मैंने कहा कि इतनी ब्राह्मी आप अपने धनिया की तरफ हो दीजिए, और धनिया की तरफ होने के बाद आप 2 पौधे पूरे पूरे निकालिए, उनके बाद साफ करिए। इसके 45 मिनट बाद मौसमी का दूध पीजिए, 2 मौसमी का। इसके 45 मिनट बाद अब देखिए, मैं एक तरीके से उनको हाउस में कैद कर रहा हूँ। अगर आपको अपने बच्चे को बचाना है तो ये फैशन छोड़ के अपना हाउस में कैद मेरा करो। संजोग से उनकी यानी लड़के की माँ जिंदा थी, संजोग से यानी बच्चे की दादी, तो वो भी आई हुई थी, वो सुन रही। फिर उसके बाद मैंने कहा मौसमी का जो गाजर का गाजर हमने कहा, और बस उसके बाद फिर दोबारा आप एक रिपीट कर दीजिएगा, पपीता का पत्ता चाहिए, और मुझे आप 22 दिन बाद इन्फॉर्म करेंगे। और 2 क्वेश्चन उन्होंने और दिए, जो अभी हमारे उसमें से बहुत से लोग शायद इसका इम्पैक्ट नहीं जानते। मैंने कहा इसकी लैट्रिन कैसी होती है, उनका तो 4-5 दिन में एक बार करता है। मैंने कहा कैसी होती है, कई लोगों ने देखा नहीं। मैंने कहा आप जाइएगा देखिएगा, मैं अभी से बता दूं कि कैसी होती है। इसकी लैट्रिन काली काली होती होगी और लेडी टाइप में होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। इसका पेशाब कैसा होता है वो भी नहीं माइंड किया था। दिल्ली में वैसे भी लाइफ जो बड़ी फास्ट है, इसको ध्यान नहीं है, हम ही कैसे कर रहे हैं वो भी। तो उन्होंने कहा पेशाब भी नहीं देखा, हमने कहा ठीक है आप जाइएगा, ध्यान रखिए, और हो सके तो एक बार इसका स्टूल टेस्ट कराएं। स्टूल टेस्ट ये जानने के लिए कि उसके अंदर सिस्टेरिस या लेटी हेल्मिंथस या एस्टे हेल्मिंथस के बहुत सारे गियार्डिया हो गया तो नॉर्मल बात। उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा 22 दिन बाद मुझे आप इन्फॉर्म करेंगे, और 22 दिन से पहले भी अगर इसको एक बार लूज मोशन होता है ठीक है, उन्होंने कहा, और शायद मैं निश्चल भाव से करता हूँ तो मेरी 17-18 दिन बाद होना है। हमने कहा लैट्रिन होने के बाद आपने क्या दिया, दिया नहीं आपको। अब लैट्रिन होने के बाद उसने आंखों से देखिए, पहले इस तरीके आने हैं कुछ फर्क है, हमने को उसे सांस में देखी, ठीक है। इसी से फर्स्ट स्टेप, इसी से फर्स्ट, ये जो हमारा वेयर हाउस है ना, ये डीके मटेरियल के लिए नहीं है, डीके शुड गो आउट, व्हाट हैपेंस, डीके शुड गो आउट। पुराने जमाने में देखिए, पहले कहते थे लोग सुबह स्नान ध्यान पूजा, शाम को भी संध्या करते, और संध्या का एसेंशियल 2 पार्ट था। पहला पार्ट था टॉयलेट ड्रिंकिंग करना, दूसरा स्नान करना, और तीसरी बात खाना पूजा पाठ। पूजा तो एक बहाना है हमारी जिंदगी में, सच बताऊं पूजा एक बहाना है, शायद इसलिए कि शायद हम रेगुलराइज रह पा रहे हैं। कि पूजा नहीं करना हो किसी को तो पता नहीं कितने लोग नहाए हैं। चलिए मैंने उनको ये बता दिया। तो अब उसके बाद जब सत्रह 18 में फोन आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं लॉर्ड शिवा को बहुत समर्पित हूँ। थैंक गॉड, अंदर से मेरा दिल भर आया। एक ट्रैक पे मैंने मेरा अपना जो थॉट था वो थॉट मेरा सही था। मैंने फिर बाद में 2 परिवर्तन करो। मैं अपने सारे पेशेंट को पहले मना कर देता हूँ दूध, दही, पनीर, चना, बेसन, सेब, केला, पपीता नहीं खाना, क्योंकि हमको चाहिए कितना, और अगर हमारे अंदर वॉर्म्स है, वायरस है तो उनको नहीं चाहिए। और वो एक बार में 1 लाख अंडे देंगे और हम 9 महीने में जाकर शायद एक बार प्रोपोगेट करने में सक्षम होंगे। रावण अगर बन जाएंगे तो शायद मिलेगा। तो अब देखिए कि हमने उनको पहले ये दूध, दही, पनीर सब मना कर दिया था। 4 महीने में बच्चे का एक बहुत पॉजिटिव सिम्टम आया, उसे कहते थे उंगली घुमाओ, घुमाने लगे। पहला सिम्टम हाथ से आया, उंगली घुमाओ, नहीं तो वो बोझ को उठा के वहां बैठाते थे, उसका साबुन से लेके हाथ साफ करते थे। उसके बाद धीरे 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 लगभग साल भर सब, उसके बाद तक मैंने देखा नहीं कि कैसा करता है, साल भर बाद वो लोग आए। तो अब
बच्चा अपना पैर जग भर रहा है, वो पकड़े। ये मेरा एक ऐसा अनुभव था, मेरी आंखों आंसू निकल आए। हे भगवान, जो तूने ज्ञान दिया है कहीं कहीं सार्थक। कुल मिलाते मुझे लगा कि यार आदमी के नेचर के बोझ में चला जाता है ना, बड़े से बड़ी बीमारी आराम से जो मैंने अपने साथ किया था वही मेरा अनुभव। हम जब किताबें खरीद के लाए फिर इसके बाद बैठती गई तो उस समय 40 दिन की आती थी। मैंने फिर जब वहाँ पे आया फिर 40 दिन इंतजार करना था। मैंने वो किताब पढ़ी, और किताब पढ़ने के बाद कुछ एक्सप्लेनेशन पूरे मैंने, और उसके बाद मैंने खाना कोई काम। दूध का मैं बहुत शौकीन था, दही का मैं बहुत शौकीन था। मैं हनुमान जी का भरता तो दूध दही बंद। और 8 महीने तक मैंने 8 महीने तक मैंने आग पे चढ़ी कोई चीज खाया नहीं। आग पे चढ़ी कोई चीज खाया नहीं। गेहूं चावल तो दूध का खाया क्या मैंने? घास चबाता था, पपीते के पत्ते खाता था, घास चबाता था। हमारी रूटीन में अनाज की चीज, पत्ते खाओ, चिंता खाओ। 40 दिन बाद जब मेरा वैक्सीन रिपोर्ट आया तो 3.97 था। और देखते ही हुआ 3.97 आया। आई पीजीआई डॉक्टर की क्या है, पीजीआई में पहले दिन आप जाएंगे तो वैक्सीन रिपोर्ट लेके जाएंगे तो फिर अच्छा ये है, वहाँ ये पर्चा बनवाइए, वहाँ वो पर्चा बनवाइए, वहाँ ये पैसा जमा करिए, सब एक ग्रुप में नहीं होता। और हमारा दिन फिक्स किया उन्होंने फ्राइडे। तो इसके करने कराने में फिर हमको जो है बात भेजा गया तो डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो डॉक्टर ने हमारा फ्राइडे को था, तो फ्राइडे था नहीं, डॉक्टर का ये कम उस दिन गया। उसने पूरा प्लान किया कि आप ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, धमाका करेंगे, ये सब पूरा। मेरे पास सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, अंदर से तो मैं समझ रहा था कि आए कोई भी गए, लेकिन सोशल प्रेशर। और चलो ठीक है, तो धीरे धीरे करके 2 महीना मेरा ऐसे हो गया, जिसमें मैंने बायोप्सी कराई थी। मेरा हीमोग्लोबिन 7.2 और जब उसके बाद में ट्रीटमेंट के लिए पीजीआई में गया और मैंने उन्होंने कहा हीमोग्लोबिन 7.2 बिना ट्रीटमेंट के 7.8 मैं अनाज नहीं खा रहा था। और दिखने में ये खास लगे कि इसके अंदर आयरन नहीं है, लेकिन नेचुरली ये क्या है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एसेंशियल कंपोनेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है, और वो उसके मतलब बढ़ रहा है, लेकिन वो हमको चूके भी हो सकता है अगर हम लेते हैं। चलिए, अब उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपकी 11 दिन थेरेपी करेंगे और 36 साल की रेडियोथेरेपी करेंगे, ये वो अपना अगले कीमोथेरेपी करने के लिए। तो मेरा सुबह का रूटीन वहाँ व्यस्त था। मेरे 5 दिन से गंगा जल पीता था, 5 दिन से लेकर 11 दिन तक मेरा रूटीन सब बंधा हुआ था। और सवेरे आया था तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ऐसा करिए, पेट खाली नहीं था, मैंने कहा मैं बैठा हूँ आपके लिए देखिए, उन्होंने कहा कुछ बहुत जरूरी काम है। तो उनका अच्छा ठीक है, तो उन्होंने ऐसे लिया और जैसे खत्म हुआ हमारा कीमोथेरेपी तो फिर मैंने नहीं आप आधा घंटा आराम कर लीजिए, चेक करा जाएगा। मेरे साथ मेरा बेटा जाता था, मैं खुद ट्राई कर लिया। मैं निकला और गया, घर पहुंचा, मेरे पास देखता प्रोटीन जो हमारा था। उन्होंने ये कहा कि अब अगले 28 बार आपकी दूसरी कीमो होगी, लेकिन आप 22वें दिन 23वें दिन आकर के अपनी एचबी करा लीजिएगा, हीमोग्लोबिन करा लीजिएगा, तो जाए कि हम ये जान पाए कि आपके अंदर। मैं वो हीमोग्लोबिन करा करके 28वें दिन पहुंचता हूँ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डेट आगे विजिट रिपोर्ट था कि मैं वहाँ पहुंचा तो मेरी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट देख के हालत डॉक्टर चौक क्यों 10.2 पे उन्होंने मुझे कीमो दिया था, और जब मैं अब गया था 11.8 वो डॉक्टर ने कहा यार या तो व्यक्ति को कैंसर नहीं है भैया, तो हमने जो दवा दी वो नकली है, लेकिन संतुष्ट इस बात से थे क्या हीमोग्लोबिन बढ़ा है नहीं।
I think that